नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं कृषि संबंधी 3 कानूनों पर जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि विश्व स्तर पर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ विरोध की राजनीति हो रही है और एक तरफ कह रहे हैं सही है, गलत है। क्या कृषि संबंधी कानून सही हैं, गलत हैं? हम अब इस पर चर्चा करते हैं कि मित्रों ये सही है, ये गलत हैं। भाई किसान सही है, आम जनता सही है, या केंद्र सरकार ठीक है, क्या है? मित्रों, मूलतः ये एक दृष्टिकोण का समस्या है। आपको बता दें कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर विकास के 2 मॉडल चल रहे हैं, एक गुजरात मॉडल, एक तमिलनाडु मॉडल। जो केंद्र सरकार है वो गुजरात मॉडल की बात करती है, पूंजीपति और वैश्वीकरण की बात करती है, जबकि किसान और बाकी विपक्षी दल जो हैं वो तमिलनाडु मॉडल की बात करते हैं। गुजरात मॉडल में तो कहा जाता है कि बस विकास कर दो, बड़े बड़ी योजनाएं बना दो, अपना मेट्रो परियोजना बना दो, ये प्रोजेक्ट, शक्ति प्रोजेक्ट बना दो, इस तरीके से ऐसे काम कर लो, पूंजीवाद ला दो, अमेरिका पूरा भारत बना दो। ये है, बड़े पूंजीपतियों का राज कर दो, वैश्वीकरण बड़ी बड़ी जगह सारा कर दो। लेकिन वहीं तमिलनाडु मॉडल कहता है गरीबों का ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सने सने काम किया जाए। तो ये लड़ाई है। केंद्र सरकार, मोदी जी जो हैं वो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं और बाकी विरोधी जो हैं वो तमिलनाडु मॉडल लाने की बात कर रहे हैं। तो ये मेन मुद्दा है कृषि संबंधी 3 कानूनों को लेकर। तो हम आज 3 कानूनों पर चर्चा करते हैं। कृषि संबंधी 3 कानून क्या हैं और क्या क्या इनके अंदर प्रावधान हैं, इन पर हम आज चर्चा करते हैं। तो मित्रों, कि मोदी जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी एकदम से प्रहार करना। भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आलोचना नहीं करने, क्योंकि हमारे देश के नेता हैं, सम्मानित हैं, लेकिन उनकी एक नीति है एकदम से, नोटबंदी एकदम से, जीएसटी एकदम से। इसी तरीके से उन्होंने अचानक से 3 ये कृषि कानून बिल अध्यादेश के माध्यम से ला दिए। बस यहीं बुराई शुरू हो गई कि अध्यादेश के माध्यम से 5 जून 2020 को 3 कृषि संबंधी कानूनों को पारित कर दिया गया। अब अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? अध्यादेश कब लाया जाता है? अध्यादेश का प्रावधान 123 अनुच्छेद में है। उसमें कहा गया है जब वास्तव में सदन ना चल रहा हो और बहुत संकट की स्थिति हो, समस्या की स्थिति हो, तब कानून निर्माण की आवश्यकता हो तो अध्यादेश ला सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के आदेश से कानून बना सकते हैं। तो भाई 5 जून को ऐसा कौन सा संकट आ रहा था कृषि पर? पूरी दुनिया तो कोरोना से पीड़ित थी, आम जनता सड़कों पर घूम रही थी। उस समय 5 जून को मोदी जी ने 3 कानूनों को अध्यादेश के माध्यम से लागू कर दिया। तो बस एक यही विरोध का, भाई ऐसा क्यों किया गया, सबको विश्वास में नहीं लिया गया, यहीं कहीं ना कहीं विरोध की राजनीति शुरुआत हो गई। तो सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि भाई ये इतना अध्यादेश लाने की जरूरत क्या है। दूसरा, इसमें विरोध होने का कारण क्या है कि लोकसभा में तो केंद्र सरकार ने बहुत आसानी से इसको पारित कर लिया। कृषि संबंधी कानूनों को पारित करने के लिए लोकसभा में उन्होंने अध्यादेश को पारित करने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। तो सितंबर में इसे सदन में रखा गया लोकसभा में, वहाँ तो सरकार का बहुमत है, आसानी से पारित कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा में केंद्र सरकार का, बीजेपी का बहुमत नहीं है। वहाँ लगभग संकट में स्थिति है, पेचम पेच वाली स्थिति है कि बराबर बराबर सी टक्कर वाली स्थिति है। तो उसका फायदा उठाया कोरोना की परिस्थिति से। कोरोना के काल में भाई कम सांसद आएंगे, तभी उसको 20 सितंबर को रखा गया और उनको अपनी सीट पे बैठना थी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। आए भी थे तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ एडजस्ट करने की कोशिश भी की गई। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल, अकाली दल है, आंध्र प्रदेश वाली पार्टी हैं, तो वो सब काफ़ी हद तक उसका विरोध कर ही चुकी थी। अलग उसके बावजूद भी उन्होंने वॉइस वोटिंग के माध्यम से, एक तो रहता है कि वोटिंग होना, वास्तविक काउंटिंग होना, एक वॉइस वोटिंग होता है जिसमें सभापति निर्धारण कर लेता है, तो उसके माध्यम से ही इसको पारित मान लिया गया। यानी कि इसके लिए वास्तविक मतदान नहीं कराया गया, यानी कि मतदान नहीं कराकर आवाज़ को ही मान लिया सत्य। अब आवाज़ का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी कोई जांच नहीं है। हाँ, संसद के अंदर तो जांच हो सकती है, लेकिन न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 122 में प्रावधान है कि संसद की गतिविधियों पर न्यायालय चर्चा नहीं कर सकता। अब भाई राज्यसभा में मतदान हुआ था, उस समय बहुमत भी था या नहीं था, इसको लेकर है। विपक्षी पार्टी के सभी सांसद ये कहते हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, राज्यसभा में तो बात ही नहीं की गई। हम इसमें भाई इस जल्दबाजी के कारण से पूरी देश के अंदर अविश्वास पैदा हुआ।
ये दो घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मंशा या उसके लोकतांत्रिक रवैये के कारण ये सारा आंदोलन और तीव्र गति से हुआ। इसलिए पूरा किसान, आम जनता सभी इसका विरोध करने में लगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ वार्ता भी चल रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट भी इसे अवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। कारण है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं, कृषि तो राज्य सूची का विषय है, तो भाई राज्य सूची का विषय है तो भाई इसको अवैधानिक घोषित कर सकती है, केंद्र सुप्रीम कोर्ट घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट घोषित नहीं कर सकता। इसका कारण भी मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर देता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर सकता। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारी 7वीं जो अनुसूची है उसमें केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां दी हुई हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची पर तो केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है और इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 254 में यह भी कहा गया है कि दोनों में टकराव होने पर किसका पलड़ा भारी रहेगा? केंद्र का पलड़ा भारी रहेगा। इसलिए कि ये 3 सूचियों में साफ साफ आ गया। अब वैसे तो कृषि राज्य सूची का विषय है, ये बिल्कुल सही है कि राज्य सूची के 14 नंबर क्रमांक में देखें तो उसमें कृषि लिखा हुआ है। साथ में 26 और 27 में भी कृषि से संबंधित प्रावधान है। 26 में कहा गया है कि वाणिज्य के बारे में इन स्टेट में कृषि का जो वाणिज्य है वो राज्य के अंदर है। ये भी राज्य के अंदर, ये भी 26 के अंदर है। 27 में कहीं ना कहीं वस्तुओं का उत्पादन वितरण है, कृषि वस्तुओं का भी उत्पादन वितरण है, ये भी राज्य सरकार का विषय है। ये संवैधानिक प्रावधान तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पक्ष में है और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि ये राज्य का विषय है, इस पर केंद्र सरकार ने कानून बना के संविधान का उल्लंघन कर दिया है। मित्रों, संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। कारण क्या है कि अगर हम समवर्ती सूची में जाते हैं और इसके 33वें क्रमांक को देखते हैं, वहाँ पता चलता है कि समवर्ती सूची में भी कृषि संबंधी प्रावधान है। 33 में कहा गया है उत्पाद वितरण, व्यापार, वाणिज्य, कृषि से संबंधित भी केंद्र भी कानून बना सकता है। उत्पादन, वितरण, व्यापार, वाणिज्य, इस पर कौन कानून बना सकता है? केंद्र भी कानून बना सकता है। ये पहले मूल सूची में नहीं था, समवर्ती सूची में, ये बाद में तीसरे संशोधन अधिनियम द्वारा, 3rd संशोधन अधिनियम द्वारा, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है। इसे तीसरे संशोधन अधिनियम द्वारा 1954 में नेहरू जी ने जोड़ा था ताकि कृषि संबंधी कानून कृषि केंद्र सरकार भी बना सके। तो हमारे यहाँ ध्यान है कि भाई केंद्र सरकार निर्देश दे सके ताकि कृषि का विकास हो, इसलिए प्रावधान किया गया था। तो इसके माध्यम से केंद्र को भी कृषि संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसलिए केंद्र में कृषि मंत्री भी होता है। आप ये बात ध्यान रख लेना। तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो इसको अवैधानिक ठहराता है कि भाई ये केंद्र की शक्ति ही नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि केंद्र की शक्ति नहीं है, इसको दुरुपयोग करके बना दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। केंद्र के पास इसके साथ शक्ति है कि कृषि के उत्पादन, वितरण, व्यापार, वाणिज्य के बारे में कानून बना सकता है। मैं आपको बता दूं 26 में भी लिखा है, यहाँ 26-27 जो राज्य सूची का विषय है वहाँ भी लिखा है कि समवर्ती सूची के 33 क्रमांक के अधीन। तो ये भी कहीं ना कहीं क्लोज ढीले पड़ जाते हैं इसके आगे। इसलिए कानून तो
को संवैधानिकता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अवैध ठहराना संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय बाकी आधारों पर तो इसको बोल सकता है कि भाई इसमें केंद्र से वार्ता की जाए लोकतांत्रिक मंच के लिए, क्योंकि जनता की आवाज़ भी है, मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो भाई रोजगार कृषि का मूल अधिकार भी है, रोजगार का अधिकार, जीविका का अधिकार भी है। इस आधार पर तो केंद्र सरकार कुछ सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, लेकिन सिंपल ये बोल दें कि केंद्र सरकार के पास शक्ति नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देगा, इसको नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है तो सिर्फ इसलिए कि अनुच्छेद 21 का हवाला देना पड़ेगा, तभी कुछ कर सकता है। तो जहाँ तक संवैधानिकता की बात है, चाहे कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील संघ के अध्यक्ष थे दवे जी, उन्होंने भी कहा था कि अवैधानिक है। तो अवैधानिक तो मैं एक पॉलिटिकल साइंस का विशेषज्ञ होने के नाते कहता हूँ कि इसको सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकता कि यह केंद्र सरकार की शक्ति के अधीन नहीं। और वैसे भी आपको ध्यान है, केंद्र सरकार जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रयोग करता है उसमें संवैधानिक परिकल्पना का सिद्धांत अपनाता है। हमारे यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन शांत न्यायिक पुनर्विलोकन है, परंपरागत न्यायिक पुनर्विलोकन है, जिसमें ये मान के चलता है केंद्र ने जो कानून बनाया है सामान्यतः उसमें अपनी शक्ति का उल्लंघन नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करना तो ये ठीक नहीं है कि वो सिंपल इस आधार पर इसको अवैध घोषित कर देगा कि ये राज्य सरकार के कानून शक्ति के विपरीत है, इसमें ये राज्य सरकार की शक्ति का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। तो भाई काम तो उन्होंने किया है कि संविधान के तो दायरे में सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करने वाला नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि किसान इतने लंबे समय तक, आज 54-55 दिन हो गए वहाँ धरने पर बैठे हैं, तो मानवता आधार पर, जीवन के आधार पर जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि एक समिति का गठन करने की बात की ही है। तो समिति में उसमें 4 कृषक भी शामिल किए हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने समिति भी जनवरी में बनाई है, अभी 14 जनवरी को, कि उसमें 4 विशेषज्ञ भी होंगे और वो किसानों के साथ वार्ता भी करेंगे। अब उसमें कौन कौन से विशेषज्ञ हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं कि विशेषज्ञ कौन कौन से हैं। अब वो विशेषज्ञ भी आपको पता रहने चाहिए। इसमें पहले तो विशेषज्ञ हैं, अनिल घनवट है जो शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। अनिल घनवट ये बनाए गए हैं। एक भूपेंद्र सिंह मान है, भूपेंद्र सिंह मान, तीसरा जो है एक प्रमोद कुमार जोशी जी हैं, चौथा जो हैं वो एक अशोक गुलाटी जी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं अशोक गुलाटी जी। ये 4 कहीं ना कहीं जो है कि विशेषज्ञ किसानों के साथ वार्ता के लिए नियुक्त हुए। इनमें भूपेंद्र सिंह जी मान ने तो साफ मना कर दिया, मैं तो बैठक में भाग नहीं लूँगा। अब बाकी ये 3 बचे हैं। अब ये तीनों भी कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है, तो मित्रों सोच का ही अंतर रहता है, गलत कोई नहीं है। सोच जो रहती है, आदमी किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, कि मैंने कहा ना कि ये लड़ाई जो है वो है हर्बर्ट स्पेंसर और गांधी में है। ये लड़ाई है बेंथम और मिल में है। ये गलत कोई नहीं है, ये नहीं है कि सोच का ही अंतर है। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है योग्यतम की विजय, यानी कि दुनिया में अगर एक ही व्यक्ति योग्य है तो उसको आगे बढ़ा दो, बाकी सब मरते हैं तो मर जाएं, वही योग्य व्यक्ति ही दुनिया को निहाल कर देगा। जैसे परिवार में 10 सदस्य हैं, एक सबसे योग्य है तो पूरा पैसा उसी पर खर्च कर दो, कोई विकलांग है, कोई बीमार है तो मरता है तो मरने दो, वो उसकी किस्मत में लिखा है। हर्बर्ट स्पेंसर यही कहता है, और ये इसी आधार पर वैश्वीकरण की जो सोच है वो ऐसी है, और गुजरात मॉडल भी यही है, इसी हर्बर्ट स्पेंसर की सोच पर है। बेंथम भी कहता है कि बस भौतिकवादी प्रगति करो, सुख में जियो, दुख से दूर भागो। अगर कोई तुम्हारा दोस्त दुख देता है तो उससे भाग जाओ, जो सुख देता है उसके पास जाओ, ठीक है ना। ऋण लेके पियो मस्त रहो, जो बेसिकली है चावार का दर्शन है। तो उसी के आधार पर सारा ये आधारित है वैश्वीकरण, तो बेंथम वाली बात पर आधारित है। तो कृषि संबंधी ये 3 कानून भी कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल पर ही आधारित हैं। और ये जो थिंकर हैं, जो 3 ये विद्वान बताए हैं,
ये भी इन्हीं के अनुरूप हैं, हर्बर्ट स्पेंसर बेंथम के। ये गांधी जी की बात नहीं करते हैं, वसुधैव कुटुंब की बात नहीं करते हैं, सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं, माइक्रो सुधार की बात नहीं करते हैं, मैक्रो सुधार की बात करते हैं। बड़े सुधार होता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाना, वो मैक्रो सुधार की बात करते हैं। तो मिल भी है तो ये माइक्रो की, गरीबों की बात करता है। गरीबी क्या, इसमें सुरक्षा का प्रावधान नहीं है, सामाजिक न्याय का प्रावधान नहीं है। तो ये चार भी कहीं ना कहीं किसानों ने इसलिए मना कर दिया, क्योंकि भारतीय किसान तो पहले से ही दुखी है, अमेरिका का किसान नहीं है जो वैश्वीकरण में अपना जी पाएगा। अमेरिका में तो किसान पहले ही मजबूत है, भारतीय किसान पहले से ही कमज़ोर है, और उसमें अभी से एकदम अचानक से वैश्वीकरण लाना और घातक हो जाएगा, इसलिए किसान लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसमें जो सोच है वो गांधी मिल के अनुरूप ही भारत चला है, और भारत में थोड़ा वो प्रावधान, भारत में वैश्वीकरण भी लाया जा सकता है तो सने सने ही लाया जा सकता है, एकदम अचानक से नहीं लाया जा सकता। तो ये चारों के साथ किसानों ने वार्ता करने से हाल में मना कर दिया। तो अब हम आते हैं उन 3 बिलों के बारे में आपको जानकारी भी देते हैं कि वो 3 बिल हैं क्या, जो 5 जून को अध्यादेश के माध्यम से लाए गए, और कहीं ना कहीं उसके लिए बाद में फिर संसद में भी किसी न किसी तरीके से पारित कराए गए, और आज पूरे भारत में विरोध हो रहा है और किसान आज सड़कों पर बैठा है। तो ये जो सारा चीज़ें हो रही है, तो 3 बिलों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहता हूँ, बात विचारों की है, गांधी की है, हर्बर्ट स्पेंसर की है, और मिल की है, बेंथम की है। ये कांग्रेस बीजेपी या सपा बसपा कोई पार्टी की बात नहीं है। तो बस सोच का अंतर है। मैंने कहा कोई वैश्वीकरण चाहता है, तुरंत प्रगति करना चाहता है, 100 आदमियों को मारकर भी आगे बढ़ना चाहता है, कुछ सबको साथ लेकर चलना चाहता है। जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है वो तमिलनाडु मॉडल है, गांधी है, मिल है, और जो अकेले ही आगे बढ़ना चाहता है वो हर्बर्ट स्पेंसर है, बेंथम है। और ये 3 बिल कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल पर ही आधारित हैं, इसलिए इनका आज भारत विरोध कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें ये झलक है कि इसमें सामाजिक न्याय की उपेक्षा है, गरीबों के कल्याण की उपेक्षा है, किसानों के हितों की अनदेखी हुई है। कैसे अनदेखी हुई है वो अब हम चर्चा करते हैं 3 बिलों के माध्यम से। तो देखते हैं मित्रों, तो ये तो पहले डिलीट करते हैं। आइए पहले पहला कानून देखते हैं। जो पहला कानून है वो है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम। कृषि उपज व्यापार वाणिज्य, अब तो अधिनियम ही बोल देते हैं, अधिनियम 2020। अब इसमें क्या विरोध है, इसमें ऐसा क्या प्रावधान है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं मित्रों। इसमें मेनली APMC ये मेन चीज़ है, जो कृषि उपज मंडियाँ जिनको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इनका गठन किया गया था जमींदारों की सुरक्षा के लिए। पहले क्या है, हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी, सारा फसल किसान का जमींदार ले जाते थे, उनको उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, और उन पर वसूलते, कहीं ना कहीं लगान ही वसूलते रह जाते थे। किसान दुखी था आज़ादी के समय, इसलिए APMC का प्रावधान हमारे नेहरू जी ने किया, भारत सरकार ने किया, और APMC के तहत ये व्यवस्था की गई, किसान अपना एक निश्चित स्थान कृषि उपज मंडियों में जाकर माल बेचेगा, उनका जो माल है, खेती के उत्पादन है, उसे कोई जमींदार नहीं खरीदेगा, वो यहाँ आकर बेचेगा तो उसे एक निश्चित राशि भी मिलेगी, ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे, उनकी फसल का उसको उचित मूल्य मिल जाए। पहले ये नियम है, हार्ड एंड फास्ट था, कोई भी व्यक्ति APMC के अलावा दूसरे राज्य में भी नहीं बेच पाएगा, और डायरेक्ट कोई सड़क से भी नहीं लेगा, किसान के गेट से भी नहीं लेगा, यहीं आना पड़ेगा। तो किसान यहाँ आएगा तो उसे उचित मूल्य मिल जाएगा, व्यापारी या सूदखोर जमींदार उसका शोषण नहीं कर पाएगा। तो किसानों की सुरक्षा के लिए इसका प्रावधान किया गया था। अब इस अधिनियम के तहत कह दिया है कि कोई भी किसान अपना माल यहाँ तो बेच सकता है, लेकिन साथ में वो खुली मार्केट में, ओपन मार्केट में भी बेच सकता है। अब ओपन मार्केट में बेच सकता है, इसका मतलब क्या है? ओपन मार्केट में बेच सकता है, इसका मतलब है अब किसान के गेट पर ही, कोई खेत पर ही जाके कोई किसान की फसल खरीद सकता है।
वो किसान किसी फैक्ट्री को भी अपना माल दे सकता है, किसान किसी वेयरहाउस या भंडारण चलाने वाले उद्योगपति को भी अपना माल बेच सकता है, क्योंकि अब ये भी बिजनेस हो गया। बड़े बड़े भंडारण खोल के लोग बैठे हैं, कहते हैं एफसीआई तो अब धीरे धीरे ख़त्म कर दो, बड़े बड़े भंडारण उद्योगपति बना दो, अब उसमें किसान से वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ले लेंगे माल। तो अब ये सारा ओपन मार्केट का जो सिस्टम आएगा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा। भाई अब इसका लेखा जोखा कहाँ से? यहाँ तो लेखा जोखा था किसान इतना फसल लेके आए, आकलन भी आसानी से। अब इसका तो लेखा जोखा भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग के माध्यम से अलग अलग होगा। अब यहाँ किसानों की सुरक्षा का नहीं है कि भाई उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या मिलेगा, कुछ भी प्रावधान नहीं। भाई किसानों को निश्चित राशि मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसी के लेकर विरोध हो रहा है कि इस ओपन मार्केट के कारण किसानों की जो फसल का उसे उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं काला बाजारी की समस्या बढ़ जाएगी। तो ओपन मार्केट में कोई भी भाई उद्योगपति क्या करेगा, 2 रुपये की वस्तु किसान से ले लेगा किसी न किसी तरीके से, फिर उसका ब्लैक मार्केटिंग करके उसे 100 रुपये में बेचेगा, थोड़ा पैकिंग कर देगा। तो उससे क्या है, समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इस कानून का यहाँ पर एपीएमसी का विरोध जो है वो हो रहा है। फिर मित्रों आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है 3 समस्याएं हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग भी किसान कर सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी प्रावधान है। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकता है किसान, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, किसी एक्सपोर्ट वाले को भी दे सकता है, इंटर स्टेट भी बेच सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कर दी हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो समस्या आई है कि समस्या क्या कानून में, पहला तो किसानों के लिए सुरक्षा नहीं। अब वैसे भी ऑनलाइन ठगी चल रही है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में किसी किसान को ठग लिया ऐप के माध्यम से, किसान तो हमारा भोला भाला जीव है, इतना ज़्यादा जानता नहीं। हम जैसे पढ़े लिखे भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से, कई बार अकाउंट हैक होने से डरते हैं। तो अब एक निश्चित ऐप हो जिसमें निश्चित प्रावधान हो, सारी व्यवस्था हो, किसानों के हितों की ज़्यादा बात हो, अब उसमें कहीं ना कहीं बहुत समस्या है। और फिर सारा काम एकदम शुरुआत होगा, ये और समस्या है। भाई इसको 10 साल बाद ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, 15 साल होगी, पहले एक छोटी मात्रा तक कर, ऐसा कोई इसमें प्रावधान, कितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग एक साथ कर लो। अब एक साथ तो वो बेचारा एकदम भाई सीधा सा है कि 1,000 तक, 10,000 तक, 20,000 तक माल ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकता है शुरू में, फिर 5 साल बाद भाई 1,00,000 तक हो सकता है। इस तरीके से अगर सने सने प्रावधान, तो और साथ में किसान ने एक बार क्लिक कर दिया तो पैसा किसान के अकाउंट में ही आएगा। ऐसे प्रावधान, भाई किसान बेचारा भोला भाला है, वो गांव में बैठा है, वो ऑनलाइन अभी इतना एक्सपर्ट कहाँ है, जब हम जैसे पढ़े लिखे एक्सपर्ट नहीं है। तो इसमें किसान को सुरक्षा का पूरे निश्चित इंतजाम नहीं, यानी कि अभी इसमें सजगता और जागरूकता चलाने की जरूरत है। लेकिन मोदी जी अपने जो हैं वो एकदम लाने के जो है फरमान में माहिर हैं। वो तो रात में मन की बात सुनते हैं और सुबह कर देते हैं, तो जैसे भी। तो अब इसमें किसानों के बारे में सोचना होगा, वहाँ बैठकर हमें एसी के रूम में निर्णय नहीं हो सकते। वास्तविकता वही जानता है जो चलाता है। किसान कोर्ट कचहरियों के इतने चक्कर नहीं काट सकता है कि किसान को आपको पहले सुरक्षा देनी होगी। सुरक्षा देने के बाद आप इसमें निश्चित प्रावधान करने के बाद किसान के पास जाते और ये कहते इसको भाई हम सने सने लागू करेंगे, तो समस्या का निदान मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हो जाता। लेकिन इसमें ऐसे प्रावधान नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। हम जैसे जागरूक लोग भी विरोध कर रहे हैं कि भाई हम ये नहीं कहते कि बिल नहीं लाने चाहिए थे, वैश्वीकरण नहीं आना चाहिए, किसानों का आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए, खेती में आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए। आधुनिकीकरण करो, लेकिन किसानों के हितों की रक्षा पहले करो, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पहले करो, और ये सने सने लागू करो। इतने हमारा किसान जागरूक हो जाएगा और धीरे धीरे करते रहो। ये प्रोसेस 25-30 साल का प्रोसेस है, जिसे आप 1 मिनट में लाना चाहते हैं, तो 1 मिनट 1 दिन का काम नहीं है। ये लॉन्ग प्रोसेस है। आप सने सने लाइए और इंसान के साथ, पीढ़ियों के साथ धीरे धीरे प्रगति भी होगी। तो प्रगति धीरे धीरे ही होती है, एकदम चलने नहीं चाहिए। हमें खरगोश की तरह दौड़ना नहीं है, हमें कछुए की तरह धीरे धीरे चलेंगे तो हमारी वैसे भी अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर है, अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी होता है, इसको सर्विस सेक्टर नहीं बनाने। आपको मालूम है मित्रों की अर्थव्यवस्था का भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूँ। अर्थव्यवस्था में 3 प्राइमरी सेक्टर, जो कृषि है वो सबसे मजबूत होता है। कहते हैं कृषि में ना बहुत तेज गति होती है, प्रगति होती है, ना ह्रास होता है,
लेकिन सर्विस सेक्टर जो सेवा सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, उसमें प्रगति भी बहुत तेजी से होती है और ह्रास भी बहुत ज़्यादा। जैसे कोचिंग कल तक थी तो कितनी प्रगति कर रही थी, अचानक से कोविड आ गया, खत्म। लेकिन खेती को इतना नुकसान नहीं हुआ कोविड से भी। किसान खेत में काम कर रहा था कोविड में भी, उसने अपना जो काम था उसको 10-20% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नहीं, लेकिन कोचिंग तो खत्म ही होगी, ब्यूटी पार्लर ये पार्लर सब खत्म, कुछ नहीं बचा उनके पास, पूरा एयरप्लेन वाली सेवाएं सब खत्म। तो इसलिए नुकसान उनको तेज गति से होता है और फायदा भी तेज गति से होता है। तो कृषि को तो वैसे भी सुरक्षा और जागरूकता और सजगता की जरूरत है। पहले हम अपने किसानों को जागरूक करें, सजग करें, मजबूत करें, उनकी हर सहायता करें, उनको फ़ोन में घर घर जाके सिखाएं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, उनके लिए अलग से बैंक बनाएं, अलग से एटीएम बनाएं, एक निश्चित ऐप बनाएं। उसके बाद बात करें धीरे धीरे धीरे, जब सारा डेवलप हो जाए कि भाई अब तो आपकी सुरक्षा है कि नहीं, आप सक्षम है कि नहीं, अब हम इसको ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सीधे कहते हैं हम तो ला रहे हैं और कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन का ऐप कौन, अमेजन से जाएंगे, फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे? भाई वो तो पहले ही सब सिस्टम बेकार है, विदेशी कंपनियों का जाल है, उसमें कौन फंसेगा? तो ये सबसे बड़ी प्रावधान है। दूसरा इसमें जो है कि सेटलमेंट विवाद को लेकर है, कि सेटलमेंट जो मान लीजिए कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के चक्कर में ओपन मार्केट में कोई भी विवाद होता है, लोग उसको एसडीएम हल करेगा और एसडीएम एक सेटलमेंट कमीशन बनाएगा। अब वो कब तक हल होगा, किसान कब तक चक्कर बांटेगा? कंपनी वाला तो अपना एक आदमी छोड़ देगा और बड़े अधिकारी बड़े लोगों से बात करेंगे, इंग्लिश में गटर 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 बोलेंगे, और वो बेचारा किसान तो हिंदी में सीधी भाषा में बोलेगा, उसकी कौन सुनने वाला है? इसमें है विवाद होने पर किसान के पक्ष में निर्णय होगा, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए, तब ये कानून कहीं अधिक सजग होगा। 5 साल तक सुरक्षा, 7 साल तक सुरक्षा किसान के पक्ष में ही रहेगी, या किसान को 5% से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा? भाई 5-7 साल एक निश्चित टाइम तो किसान को देना पड़ेगा, सेटलमेंट विवाद में भी, किसान के हक में निर्णय लेने के लिए भी। लेकिन आप तो भाई वैश्वीकरण अपना रहे हैं, किसान को अमेरिका में बैठा हुआ एक साइंटिस्ट समझ रहे हैं। भारत का किसान एक साइंटिस्ट नहीं है, आईटी विशेषज्ञ नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भाई किसान को किसान की दृष्टि से देखना होगा, हमें भी गांव में जाकर उनकी हालात को देखना होगा, खुद को एक किसान बनकर फिर इस कानून को देखना होगा, तो हमें सब समझ आ जाएगा। तीसरा इसमें है कि जो एपीएमसी में टैक्स था, नियंत्रण था, वो सब क्या है, पहले राज्य सरकार के पास था। अब इसमें राज्य सरकार का पाबंदी लगा दी है कि वो इसमें एक्सपोर्ट पर, ऑनलाइन ट्रेडिंग पर, इंटर स्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। अब राज्य के पास तो पैसे कर नहीं है, कर लगाने के उपकरण ही नहीं है। जीएसटी में भी ज़्यादा पावर केंद्र के पास ही, अभी जीएसटी का पैसा ही नहीं भेजा है। कोरोना काल में भी बेचारे राज्य बार बार मांग कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के भी माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी बहुत बार मांग कर चुके हैं कि जीएसटी की हमारी रकम लाई जाए, रकम लाई जाए। वो रकम तो रख ली उन्होंने अपने आप, कोरोना काल में विकास कैसे होगा? अब यहाँ से भी टैक्स केंद्र सरकार ही कलेक्ट करेगा तो राज्य कहाँ जाएगा? एक ही तो उसके पास उत्पाद है कृषि का। इसलिए राज्य सरकार, क्षेत्रीय दल और बाकी विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। तो वो कह रही हैं कि भाई ये ठीक हरकत नहीं है आपकी, इससे तो भाई राज्य और कमज़ोर हो जाएगा, हमारा संघात्मक जो ढांचा है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसे काम ना करिए, इसमें कुछ ऐसे सुरक्षा के प्रावधान कीजिए, राज्य को शक्तियाँ दीजिए। भाई ये ओपन मार्केट में जो टैक्स आएंगे तो इस टैक्स में राज्य सरकार की इतनी हिस्सेदारी रहेगी, या यहाँ पर कि न्यूनतम जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो कंपनियां रहेंगी, जुड़ी रहेंगी, वो राज्य सरकार को ही कर देंगी और राज्य सरकार इसमें सुरक्षा के प्रावधान करेगी। लेकिन ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो यह है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, सने सने प्रक्रिया की आवश्यकता है। तुरंत लागू किया तो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को, किसानों को नुकसान हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। मैं केंद्र सरकार की विरोध नहीं कर रहा हूँ, वैश्वीकरण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि वैश्वीकरण सने सने लागू किया जाए। अचानक से परिवर्तन हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, हमारे गांव के लिए घातक है। गांव का व्यक्ति एक आईटी का विशेषज्ञ नहीं है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। तो कानून तो पारित हों, लेकिन कानून पारित होने में सुरक्षा के व्यापक प्रावधान हों और ये सने सने लागू हों, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। राज्य के हितों की भी रक्षा की जाए, किसानों को सुरक्षा दी जाए और सेटलमेंट विवाद में किसानों को समय दिया जाए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि से जुड़ सके। युवा पहले ही खेती से भाग रहे हैं, वो वापस खेती से जुड़े, ना कि भागें।
अब इससे तो लगता है कि खेती करना ही वो बंद कर देंगे, कंपनी वाले ही खेती करेंगे। वैसे भी आज गांव में जाएंगे, किसी युवा से पूछेंगे आप खेती करना चाहते हो, तो मना कर देगा, मैं खेती नहीं, नौकरी करना चाहता हूं। आजकल शादी भी खेती वाले की नहीं, नौकरी वाले की होती है। तो पहले ही ऐसी परिस्थितियां हैं, उसमें इस प्रकार के कानून लाकर आप क्या चाहते हैं कि कृषि करना ही लोग बंद कर दें भारत की? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें और चाहे युवा भी खेती से जुड़ सकें, ऐसे प्रावधान करो कि युवाओं को ही नौकरी मिलेगी। इसमें जो भी ये ऐप बनेंगे, इसमें भी जो गांव के युवा हैं उनकी भागीदारी रहेगी, वही निर्माण कर पाएंगे, वही नौकरी कर पाएंगे। कुछ ऐसा तो प्रावधान हो। तो ये निश्चित रूप से कानून लाभकारी हो सकता है। और मैं तो कहता हूं अगर इसमें ये सारे प्रावधान इस प्रकार से कर दिए जाएं तो फिर अर्थव्यवस्था में बदलाव। भाई जितने भी ये नौकरियां होंगी, इसमें सब गांव के लोग ही, युवा ही काम करेंगे, निश्चित है। पहले से फिक्स कर दें तो बेचारों को सुरक्षा होगी। तो वो सोच भी सकते हैं कुछ। आप तो इसमें कोई किसानों के लिए बात ही नहीं, गाँव के युवा के लिए बात ही नहीं है। बस खाली कंपनी वाले काम करेंगे, उसमें विदेशी लोग काम करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? पहले ही नौकरियां नहीं है भारत के लिए, ये तो युवाओं पर भी कुठाराघात है। तो इस तरीके की नीति कहीं भी सम्मानित नहीं हो सकती, मानने योग्य नहीं हो सकती। गुजरात मॉडल प्रासंगिक नहीं है, तमिलनाडु मॉडल अपनाए और इनमें वापस इसको चेंज करके भारत के हितों में बनाए, भारत के गांव के युवाओं के हितों में बनाए। युवा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े, ऐसे प्रावधान करें और राज्य सरकार को सुरक्षा दे। पहले किसानों को जागरूकता करे, ऐप किसानों के लिए सुरक्षित बनाए, उसके बाद फिर इस कानून को 10 साल बाद जब पूरा डेवलपमेंट कर लें तो इसको लाए। कौन मना करता है इस कानून को नहीं लाएं? अगर आप 5 साल में ऐसा कर सकते हैं तो 5 साल बाद लाओ। अगर आप 2 साल में ऐसा कर सकते हैं, इनको सबको किसानों के हितों के अनुरूप बना सकते हैं, तो 2 साल बाद लाओ। नहीं तो इसको स्टे करो, रोको। दोनों में से एक ही है। अब हम दूसरे कानून पर आते हैं। दूसरे कानून पर आते हैं। दूसरा कानून क्या है वो भी देखते हैं। दूसरा कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। उसका नाम मैं लिख देता हूं, क्या नाम है? कृषि कीमत कृषि कीमत आश्वासन व सेवा करार अधिनियम। इसमें बेसिकली क्या है 2020, इसमें ठेका की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। ठेका खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। अब इसका भी विरोध हो रहा है। हालांकि ठेका खेती की कुछ अनुमति 2000 में भी नई राष्ट्रीय कृषि नीति में भी, संशोधित 2007 नीति में भी दी थी, लेकिन सीमित मात्रा में दी थी। लेकिन यहाँ पर आधारभूत परिवर्तन की बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या क्या समस्याएं हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह है सीधा सा कि भाई किसान और उद्योगपति जो है ठेका कर लेंगे और उसके बाद पूरे गांव में खेती दोनों नियंत्रण में मिलकर, उनके नियंत्रण के अनुसार, आदेशानुसार पूरी खेती की जाएगी और उत्पादन में किसान को एक निश्चित फल मिल जाएगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद बाकी बचा हुआ उद्योगपति ले जाएगा। लेकिन हमारा किसान फिर भोला भाला, वो कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? उसको तो जैसे भी जाल में फंसा दिया जाए, उसके घर में शादी है, उसको कहा 1 लाख रुपया ले ले तो बाद में बात करते हैं, बाकी तो तू दस्खत कर यहाँ, तो चुप करके दस्खत कर देता है बेचारा। वो सोचता है पहले शादी हो जाए लड़की की, बाद में देखेंगे, कमा खा लेंगे ज़िंदगी में। वो था 10 लाख की बात, 1 लाख में निपट गया। अब इसका शोषण तो जारी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सुरक्षा के प्रावधान फिर ढीले हैं। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है? मैं ये नहीं कह रहा कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, सुरक्षा की तो है, सुरक्षा के प्रावधान, लेकिन जितनी सोच थी उतना ही किया। किसी बनाते समय इसमें किसानों के अंदर रहने वाले व्यक्ति से राय नहीं ली गई है। पहला इसमें यह कहा गया है कि सुरक्षा के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। पहला है फार्मर लैंड के बारे में।
फार्मर लैंड के बारे में, यानी कि भूमि के बारे में। भूमि के बारे में कहा गया है कि भूमि किसान की बनी रहेगी, उस पर कभी भी उद्योगपति का नियंत्रण नहीं होगा। उद्योगपति बिना किसान की अनुमति के कोई वहाँ स्थायी निर्माण भी नहीं कर सकता है, लेकिन सहमति से स्थायी निर्माण कर सकता है। ये तो ठीक है, सुरक्षा तो है, लेकिन पूरी नहीं है कि भाई किसान का मालिकाना हक बना रहेगा, उसमें निर्माण नहीं कर सकेगा, कभी भी किसान का ही है सारा। तो वो फिर भी इसमें सुरक्षा कहीं ना कहीं करने के प्रयास किए गए हैं। दूसरा है रजिस्ट्रेशन। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? इसमें पूरे अधिकार रजिस्ट्रेशन के जो हैं वो राज्य सरकार के पास हैं। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार एक संस्था बनाएगी, वो सारी संस्था करेगी, सारी शक्तियाँ राज्य सरकार को दी गई हैं। ये भी अच्छी बात है कि राज्य सरकार, लेकिन अब राज्य सरकार भी कल को किसानों से कुठाराघात करे तो उसके बारे में निश्चित प्रावधान नहीं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी उद्योगपति की भी सरकार बन जाती है। तो वैसे भी वैश्वीकरण का युग है, मीडिया का युग है, सूचना का युग है, सूचना तंत्र का युग है, और सरकार बनाना तो आजकल आसान है, वोटिंग को भी इधर से उधर करना आसान है। तो ऐसी स्थिति में सरकार पर ही सारी चीज़ें छोड़ना ठीक नहीं है। तो किसानों के हितों की बात रजिस्ट्रेशन में क्या क्या है तो वो पूरा राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। तीसरा है इसमें फोर्स मजिस्ट्रेट का जो प्रावधान है, भाई पेनल्टी का जो है, भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो पेनल्टी किसको देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी। इसमें ये कहा गया कि पेनल्टी अगर उद्योगपति तोड़ता है तो उसको तो 1.5 गुना तक देनी पड़ेगी, किसान को उसका जो हर्जाना हुआ है उतनी देनी पड़ेगी, लेकिन वो तो निर्णय फिर वो एसडीएम करेगा। पहली बात है इसमें किसान पेनल्टी, किसान को पेनल्टी का प्रावधान ही नहीं होना चाहिए। उस पर एक न्यूनतम राशि ली जा सकती है। अब उसकी लागत पे कहेगा वो तो मैंने इतने का फर्टिलाइजर लगा दिया, इतने का मैंने इतने करोड़ के बीज डाल दिए इसमें, मैंने तो इतने करोड़ की इसमें ये कर दिया, हल जोत दिया, तो वो तो काम नहीं लगेगा। कुएँ लगा दिया, स्प्रिंकल फुहारा लगा दिया, मैं तो अमेरिका से लाया था, उसका बिल बना लाएगा 2.5 करोड़ का, और किसान कहाँ से देगा भाई उसको लागत का। तो ये दूसरी समस्या ये है कि वो तो भाई कितनी भी लागत बता सकता है उद्योगपति, वो तो चालाक है, चतुरा है, वैश्वीकरण का उत्पाद है, लेकिन बेचारा किसान कहाँ से लाएगा? इसमें वो भी प्रावधान ढंग से नहीं है। ये भी एक समस्या कहीं ना कहीं पेनल्टी वाली है। तीसरी जो समस्या है इसमें एक मध्यस्थता का प्रावधान भी है कि एक मध्यस्थ भी एग्रीग्रिएट करके शब्द यूज किया गया है, वो भी मध्यस्थता को भी एग्रीमेंट का भाग बनाया जाएगा। जैसे कोई खाद उपलब्ध कराने, उर्वरक उपलब्ध कराने वाली कंपनियां, कोई कृषि वैज्ञानिक या कोई बिचौलिया जो किसान नेता टाइप हो, गांव का बड़ा नेता हो, वो भी इसका भाग बन सकता है, जो किसानों को एकजुट करके समझौता करा दे किसी कंपनी के साथ, उसको भी एक निश्चित फल मिलेगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि यार इससे तो किसान आंदोलन तेज हो जाएगा। नहीं, गांव में ऐसा नेता भी मिल सकता है स्वार्थी, तो 10 गांव के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दे, किसी तरीके से उन्हें मूर्ख बना दे, और मूर्ख बना के समझौता उल्टा सीधा करा दे और खुद माल खा जाए। अब बाकी 10 गांव के किसान तो साफ। भाई सीधा सा है, इन मध्यस्थों की ज़रूरत नहीं। तो हमारे यहाँ मध्यस्थता नहीं, जब सरकार काम कर रही है तो किसानों के लिए काम करे। इस मध्यस्थ का क्या करेंगे? अब भाई सीधा है, सरकार ऐसी अथॉरिटी बनाए कि भाई उर्वरक हम उपलब्ध कराएंगे और सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे, हमारी एजेंसी है, तो इसमें आप टेंशन न लीजिए, निश्चित कीमत पर मिलेगा। ऐसे कुछ सुरक्षा का प्रावधान नहीं। अब किसान तो बेचारा क्या करेगा, इस मध्यस्थ के चक्कर में कहाँ घूमेगा? ये तो कुछ भी एक लठेत कोई ढूंढते हैं गाँव में, कि गाँव में 10 गाँव में क्या है, जो सबसे जो लठ वाला मजबूत आदमी होता है उसके साथ कंपनी ने समझौता कर लिया। अब 10 गाँव वाले तो उससे डरते हैं, उसके परिवार से, वो तो बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, कैसे तेने आवाज़ उठा दी, खत्म। गांव की सामाजिक संरचना भी लगता है कानून बनाने वालों को पता नहीं है। वो कहते नहीं कोई जननायक होगा, जननायक नहीं होते, सब जगह जननायक नहीं मिलते। आज भी किसानों में गांव में जाएंगे तो एक दादा टाइप, वहाँ भी एक जमींदार लठ वाला आदमी मिलता है। ये बात भूल जाते हैं, और कंपनी वाले भी उर्वरक वाले भाग जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हम उर्वरक बेचते हैं, पैसा लिया और निकल लिए, या उल्टे सीधे बिल बना लिए। किसान बेचारा कहाँ घूमता रहेगा? वो खेती करेगा कि वो कंपनी का जाके अध्ययन करता घूमेगा? हम जैसे पढ़े लिखे लोग डर जाते हैं। तो एक ये भी इसमें एक समस्या वाला प्रावधान है बिचौलिए वाला, कि बीज अन्य सेवा वाली कंपनी वाला भी इसमें मध्यस्थ बन पाएगा, गांव का कोई नेता भी लठेत भी मध्यस्थ बन पाएगा,
अब वो अपने तरीके से फिर हैंडल करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारे प्रावधान किसानों के बीच में असुरक्षा पैदा करते हैं, आम आदमी के बीच में असुरक्षा पैदा करते हैं, गांव से जुड़ा हर व्यक्ति से समस्या पैदा करते हैं। तो भाई ठेका खेती करनी है तो इसमें किसानों की सुरक्षा पहले ध्यान दिया जाए। फिर ठेका खेती में सरकार की एजेंसी एक बना दें कि इसके अंतर्गत ही सरकार ठेके देगी, उद्योगपति ले सकता है और इसमें सारी चीज़ें सरकार के थ्रू ही अवेलेबल होंगी। सरकार इसकी संरक्षक होगी, प्रत्येक स्तर पर गारंटी सरकार की होगी। कोई गलती अगर उद्योगपति करता है तो उसका हर्जाना सरकार देगी, तब तो ठीक है। लेकिन वो अब कोर्ट में जाओ, ये बिचौलिया विवाद में जाओ, अब किसान कहाँ घूमता रहेगा? सरकार खुद क्यों नहीं गारंटी देती? सरकार खुद गारंटी देने से हटना चाहती है, खुद के काम से पीछे हटना चाहती है, सब कुछ बाजारवाद पर छोड़ना चाहती है। बाजारवाद के अनुकूल भारत का किसान गांव अभी नहीं स्थिति में है कि अमेरिका नहीं बने, ना इतना भौतिकवाद हमारी संस्कृति में है। ये राम जन्मभूमि है, राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमि है, भूल जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब सब त्याग बलिदान है। हमारा किसान तो वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो मर्यादा में ही रहता है। हमारे यहाँ तो गांव में कोई जाता है तो उसको गाजर दे दी जाती है, पोटली बांध कर, उससे पैसे नहीं लिए जाते हैं कि हमारे घर में आ गया तो मेहमान हो गया। तो वो सिस्टम, इसमें ये बातें सारी समझने की हैं। किसान को केंद्र सरकार को आगे आना होगा, राज्य सरकार को भी साथ में शामिल करना होगा। सब गारंटी सरकार दे तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये वर्तमान हालतों में तो फिर किसान के साथ समस्याएं हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिचौलिया वाला प्रावधान भी कहीं ना कहीं तो परेशानी करने वाला है। तो इसलिए दूसरे में भी ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं ऐसी हैं कि टेंशन भरी संभावनाएं हैं, इसलिए इनमें संशोधन की आवश्यकता है, किसानों को गारंटी देने की आवश्यकता है, तभी जाकर ये कहीं ना कहीं सफल हो सकता है। अब हम तीसरे कानून पर भी चर्चा करते हैं। लास्ट कानून है अंतिम, तो मैं इस पर भी चर्चा कर देता हूं। तो अब तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का ही है। इसमें क्या किया है वो आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअली इसमें जो भंडारण की क्षमता है, अभी तक सिस्टम हमारे यहाँ क्या है कि 1955 में केंद्र सरकार ने किसानों की हितों की रक्षा के लिए कानून बनाया था, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उन्नीस ये बनाया था। इसका मेनली ये था कि कोई भी आवश्यक वस्तु जैसे गेहूं है, बाजरा है, जो भी खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं हैं, उनका कोई भी व्यक्ति अगर एक निश्चित सीमा से अधिक भंडारण करता है, कालाबाजारी करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं उसका अभाव लाने की कोशिश करता है, तो वो एक क्रिमिनल केस माना जाएगा और उस पर कानून चलाया जाएगा, अपराध का केस चलाया जाएगा, ताकि इस प्रकार का भंडारण ना हो सके, हमारे यहाँ आवश्यक वस्तुएं महंगी ना हो सकें, उनका एक निश्चित सीमा बना रहे, आम उपभोक्ता के हितों की भी रक्षा हो, किसानों के हितों की भी रक्षा हो। ये मेनली आम उपभोक्ताओं से ही जुड़ा हुआ है कि आम उपभोक्ता को निश्चित वस्तु मिले, निश्चित कीमत पर ही मिले। अब अचानक से आटा 100 रुपये किलो नहीं हो, 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो है, तो ये भाव बना रहे। ये मेनली प्रावधान था इसमें। गेहूं की कीमत भी एक निश्चित सीमा तक मार्केट में बनी रहे। कोई इकट्ठा, कोई अचानक से उद्योगपति सारे गेहूं को खरीद के भंडारण करके अभाव पैदा कर देगा बाजार में, फिर कहेगा 100 रुपये किलो गेहूं है, तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे? आम व्यक्ति कहाँ जाएगा? आम उपभोक्ता, शहरी हो, ग्रामीण हो, ये सबका कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन मोदी जी ने अभी इसको भी चेंज कर दिया 55 को 2020 में। इसमें क्या कहा? नहीं, कोई कितना भी भंडारण कर सकता है, भंडारण की छूट है। कुछ सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं जो किसी काम के नहीं है, सुरक्षा की गई है, भंडारण की छूट दी गई है। भंडारण की छूट, असीमित छूट। अब उसमें सुरक्षा क्या है? वो बहुत तुच्छ है सुरक्षा।
सुरक्षा क्या है, बहुत लो लेवल की है, तुच्छ है, छोटी है बहुत ज़्यादा। इसमें कहा है युद्ध के समय, महामारी के समय भंडारण नहीं हुआ। भाई युद्ध आ गया अचानक से, तो अब उसके बाद तो भंडारण का क्या पता चलेगा किया है कि नहीं किया, महामारी के समय। दूसरा कहा गया है एक साल में अगर किसी वस्तु की कीमत 100% से अधिक बढ़ती है तो 100% से अधिक कीमत बढ़ती है। जैसे मान लीजिए गेहूँ आज 20 रुपये किलो है, साल बाद वो 40 रुपये किलो हो जाता है, तो सोचेंगे, विचार करेंगे। अब सोचने में साल भर लग जाएगा, इतने में गरीब आदमी जो बेचारा 10,000 कमाता हो तो ख़त्म हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से प्रावधान से काम नहीं चलता ना। तो यहाँ सुरक्षा तो चाहिए। ये तो सिंपल वैसे उत्पादों में। बाकी तुम्हें कहा गया है कि जैसे खाद्यान्न वाले में तो 50% से अधिक है, ये तो सब्जी के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए है, फल के लिए है। तो भाई एक साल बाद क्या होगा, एक साल बाद तक तो इंसान समाप्त हो जाता है। यहाँ तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खोते हैं, छोटे छोटे लोग हैं। बेचारा कोई फैक्ट्री में काम करता है, 8-10 हज़ार सुबह से शाम तक काम करता है, उसमें 2 चीज़ आपने महंगी कर दी, गेहूँ आटा दाल सब्जी महंगी होगी। साल भर बाद आप विचार करेंगे, फिर साल भर जांच करने में लगा देंगे, 3 साल बाद निर्णय आपका आएगा। इतने तो ऊपर चले जाएंगे काफ़ी लोग। शिक्षा ही खत्म हो जाएगी भारत में, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, अपने घर वालों को दवा भी नहीं दिला पाएगा, घर में अनाज नहीं खा पाएगा, वो भूखा रहेगा इतने दिन तक। क्या ये चीज़ें नहीं सोचनी। ये एक अमीर की सोच वाला प्रावधान दिखाई देता है। भंडारण के असीमित छूट उचित नहीं है, इसकी सीमा आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, बियर हाउस होंगे, वो सरकार के नियंत्रण में रहेंगे, सरकार उनको कभी खोल भी सकती है। कुछ इस तरीके का प्रावधान कीजिए तो सबकी सुरक्षा के हित में है। आप भंडारण की असीमित उद्योगपतियों को छूट दे देंगे। उद्योगपतियों ने आज ये FCI को ख़त्म करके वेयर हाउस बनाने की सोच लिया है, तो ये समस्याएं तो कहीं ना कहीं बाधाकारी हो जाएंगी। तो हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। तो इन तीनों कानून के बारे में जो मैं कहता हूँ कि भाई कानून इस तरीके से काम नहीं चलेगा जैसे ये कानून चल रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कानूनों में किसानों के हितों की रक्षा करनी है। सरकार किसानों के साथ वार्ता करे और उदार रवैया अपनाए। वास्तव में कोई भी कानून पारित हो देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके के अंदर पारित होना चाहिए। मैं सीधी बात करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान का निर्माण सर्वसम्मति से हुआ था, एक बार भी वोटिंग नहीं हुई। क्या इन 3 कानूनों का निर्माण सर्वसम्मति से नहीं हो सकता? तो मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, केंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन तीनों कानूनों को वापस लेकर सर्वसम्मति से सभी किसान संगठनों से, सभी दलों से वार्ता कर सर्वसम्मति से कानून नया बनाएं और पारित करें, ताकि मेरे देश के किसान और आम नागरिक के हितों की भी रक्षा हो सके और हमारे देश में लोकतंत्र भी मजबूत हो सके। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूँ, आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो तुरंत ऐसा काम करें जिससे हमारे यहाँ सर्वसम्मत लोकतंत्र और समुदायवादी लोकतंत्र विकसित हो और किसान, गरीब, मजदूर, पूरा भारत का सभी जाति धर्म के लोग मजबूत मिलकर काम कर सकें। दल, राजनीति ये सब चलता रहता है, लेकिन जहाँ बात हितों की आती है, आम व्यक्ति की आती है, आम व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक ही भारतीय लोकतंत्र का निर्माण करता है। अगर मतदाता ही मजबूत नहीं होगा, किसान मजदूर ही मजबूत नहीं होगा, एक युवा मजबूत नहीं होगा, तो देश भी मजबूत नहीं हो सकता। भारत के भविष्य का निर्माण तत्काल नहीं कर सकते। हम इन्हें सने सने लेकर चलें, सबको साथ लेकर चलें। मेरे भारत का है नारा कि हम सब साथ मिलकर विकास करें। सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने नारा दिया है। तो मेरी मानना है मोदी जी और केंद्र सरकार, आप उस नारे पर अमल करें, हम सबको साथ लेकर चलें, सर्वसम्मति से कानून दोबारा से बनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।